सभी को नमस्ते और इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जो कि हैलोवीन विशेष कार्टून हॉरर शो है। आज के इस नए एपिसोड में मैं अपने सहयोगियों रिक्वियम और पिराकू क्रीपी पास्टा के साथ हूँ। हम आपको 4 डरावनी कहानियां सुनाने जा रहे हैं। आराम से बैठ जाइए, अपनी लाइटें बंद कर दीजिए, ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके दरवाजे अच्छी तरह बंद हैं। और चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम ब्री है और यह 2016 में हुआ था। उस समय मेरी उम्र 19 साल थी। कल के दिन मैं सुबह तक अपने पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए देर तक जाग रही थी और मैंने ज्यादा नहीं सोया था। मैं अभी अभी एक झपकी से जागी थी। मैंने थोड़ा ताजा होने के लिए नहाने का फैसला किया और तभी मैंने बाहर से एक तरह की खरोंचने की आवाज सुनी। मैंने पानी बंद किया और धीरे धीरे शॉवर से बाहर निकला, फिर खिड़की की ओर बढ़ा। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन आवाज सुन सकता था। सोचा शायद पड़ोसी अपने कार्यशाला में काम कर रहा है, तो मैं फिर से शॉवर में चला गया। मुझे बताना है कि मुझे गंभीर चिंता है और कभी कभी मैं जल्दी से पागल हो जाता हूं। इसके अलावा मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। आखिरकार कोई फर्क नहीं। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी और अपने बॉयफ्रेंड से मैसेज में पूछ रही थी कि वह डिनर में क्या खाना चाहता है। वो मुझे जवाब देने का इंतजार करते हुए मैंने थोड़ा आराम किया और देखा कि मेरे फेसबुक न्यूज फीड में क्या था। मैं एक लेख पढ़ रही थी जो हाल ही में हुए कई जोकरों की देखी गई घटनाओं के बारे में था और तभी मुझे बाहर से आने वाले कदमों की आवाज ने बाधित कर दिया। मैंने ध्यान से सुना और कुछ कदमों के बाद एक खपखपाने की आवाज सुनी। इस बिंदु पर मैं इससे थोड़ा भ्रमित था और मुझे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि शायद मेरे पास बाहर एक अवांछित मेहमान है। वास्तव में मैं सोच रहा था कि मेरा दोस्त दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया या कॉल क्यों नहीं किया जब वह यहाँ था। हमारे पास इन चीजों के लिए एक रूटीन था, खासकर जब मैं घर पर अकेला होता था। वो या तो मुझे लिखता, कॉल करता या वीडियो कॉल करता ताकि मुझे पता चले कि वो रास्ते में है या दरवाजे के सामने है, क्योंकि उस समय हमारे इलाके में अजीब चीजें हो रही थी। तो मैंने उसे कॉल करने का फैसला किया, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने उसे मैसेज भेजा और पूछा कि क्या वो दरवाजे के सामने है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो मैंने अपने कमरे की खिड़की से झांकने का सोचा, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। मेरा फोन बज रहा था। मेरा बॉयफ्रेंड वीडियो कॉल कर रहा था। वह कह रहा था कि वह लगभग 15 मिनट में यहां होगा। मैं उससे बात करते हुए अपने कमरे तक पहुंचा। खिड़की पर पहुंचकर पर्दे खींच दिए, लेकिन जो मैंने वहां देखा उसने मेरे खून को जमा दिया। मैं एक साले जोकर के सामने खड़ा था, बिल्कुल वही जो उस बेवकूफी भरे फेसबुक लेख में लिखा था। मैं डर गई थी। मुझे कुछ सेकंड लगे खुद को संभालने में और मुझे पता था कि मैं भ्रम में नहीं थी। सच में एक जोकर मेरे सामने मुस्कुरा रहा था। पहले झटके के बाद मैं हंसने लगी, सोचते हुए कि यह शायद मेरे बॉयफ्रेंड की कोई मजाक हो। तो मैंने खेल में शामिल होकर ऐसा दिखाया जैसे मैं बहुत डरी हुई हूं। फिर मैंने फोन पर धीरे से कहा, बहुत मजेदार कमीने, मुझे डरावना जोकर भाता है। कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा और मेरा दोस्त उलझन में लग रहा था। मैंने उसे खिड़की पर जोकर वाली बात समझाई और उसे और उसके दोस्तों को मुझे डराने में सफल होने पर बधाई दी, लेकिन उसकी उलझन बढ़ गई। उसने कहा कि वह और उसके दोस्त बार में थे और उन्होंने मुझे डराने की कोई योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसे मेरी चिंता की समस्याओं का पता था। जब मैंने यह सुना तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मेरे पेट में मरोड़ उठी और जब मैंने फिर से उस जोकर को देखा जो मेरी खिड़की के बाहर खड़ा था, उसने अपने पोशाक से एक बड़ा चाकू निकाल लिया। मैं जड़ हो गई। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बेसबॉल बैट उठा लिया। मैं डरी हुई थी, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लिया। मेरा बॉयफ्रेंड लिख रहा था कि वह कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाला है। वह कह रहा था कि मैं सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लूं, अंदर से खुद को बंद कर लूं, वह जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैंने उसकी बात मानी और जल्दी से सभी पर्दे बंद कर दिए। फिर मैं लिविंग रूम की तरफ बढ़ी। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाके सुने और दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज आई, मुझे अंदर आने दो बच्ची। मैंने जवाब नहीं दिया, हिला नहीं और इंतजार किया। दरवाजे पर फिर से जोर जोर से दस्तकें हुई और दरवाजा कांपने लगा, लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रही। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन साथ ही थोड़ी चिढ़ भी हो रही थी। मैंने जोकर पर चिल्लाया,
दफा हो कमीने, और किसी और को तंग करो। एक सन्नाटा छा गया, फिर उसने डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे अंदर आने दो प्लीज। चलो यार, मैं बस खेलना चाहता हूं, मैं तेरी आंतों से खेलना चाहता हूं। फिर उसकी भयावह हंसी फिर से गूंज उठी। मैं तंग आ चुका था। मैं खुद बाहर निकलकर उस आदमी का सामना करने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने अपने दोस्त की आवाज फोन पर सुनी, जो कह रहा था, बेवकूफी मत करो, फोन रखो और पुलिस को बुलाओ। और सच में उस कसाई के चाकू वाले जोकर का सामना करना शायद मेरी सबसे अच्छी योजना नहीं थी। मैंने वही किया जो मेरे दोस्त ने कहा था। मैंने बैठक छोड़ दी और स्थिति समझाते हुए पुलिस को बुलाया। फिर मैं अपने कमरे की ओर बढ़ी और तभी मैंने कांच टूटने की आवाज सुनी। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह ड्राइंग रूम की खिड़की थी। अचानक मैंने उन्हें बताया कि जोकर शायद अभी अभी घर में घुसा है। उनके अनुसार मुझे किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाना चाहिए। और तभी मैंने अपनी पूर्व प्रेमिका को चिल्लाते हुए सुना, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो, पुलिस पहले ही रास्ते में है। मैंने जोकर को हिस्टेरिकल हंसी हंसते सुना। फिर वह चला गया। जब मैं अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला और फिर से कमरे में आया तो कुछ मेरी नजर में आया। जब मैंने खिड़की के पर्दों के पीछे से फिर से देखा तो मुझे एक और जोकर दिखाई दिया और उसके हाथ में एक तरह की आरी थी। इस मोड़ पर मैं जाना चाहती थी, पर मैं हिल भी नहीं सकती थी। डर ने पूरी तरह से मुझ पर काबू पा लिया था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा दोस्त अब बाहर है, उन दो डरावने जोकरों के साथ। तो मैंने फोन पर चिल्लाया, बाहर एक और जोकर है, कृपया अपने घर में रहें। पुलिस ने हमारी जानकारी लेने के बाद एक जंग लगी आरी और एक कुल्हाड़ी बाहर ठीक मेरी खिड़की के नीचे पाई। हर जगह लाल धब्बे थे। निश्चित रूप से ये जोकर, जिन्होंने मेरी रात को एक भयानक दुःस्वप्न में बदल दिया था, कहीं नहीं मिले। उस रात के बाद मेरी नींद की समस्याएं और बढ़ गईं और मैंने अक्सर सोचा कि अगर मैंने बेवकूफी से वह दरवाजा खोल दिया होता तो क्या हो सकता था। क्या ये बस कुछ लोग थे जो लोगों को डराकर मजाक करना चाहते थे? क्या वे सच में खून देखना चाहते थे? मेरे दादा दादी कुछ महीनों के अंतराल में गुजर गए, उनका घर खाली छोड़ते हुए। मूल रूप से बात घर किराए पर देने की थी, लेकिन हालात और मरम्मत को देखते हुए मेरे माता पिता खिलाफ थे। इस घर में क्या था कोई अंदाजा नहीं था। हमने तहखाने को वैसा ही छोड़ दिया था जैसे वह था, इससे पहले कि मैं उस पर गिर पड़ा। मेरी चाची और मैं मेरी मां की चीजें ढूंढ रहे थे और हमें एक पुराना फोटो एल्बम दिखाई दिया। मेरी मां एक दिन चली गई थी और किसी को वास्तव में नहीं पता था कि वह वापस आएगी या नहीं। हमारा रिश्ता कठिन था। अभी भी मेरी फैमिली के बारे में बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता। मैंने एक फोटो देखी जिसमें वह मेरे साथ थी जब मैं बच्चा था, लेकिन मैं उस घर को पहचान नहीं पाया। मैंने अपनी आंटी से पूछा। उसने मुझे व्हीलर नाम के एक अजीब घर के बारे में बताया जो कभी उसके माता पिता का था। कोई वहां 10 साल से नहीं रह रहा था और उसे नहीं पता था कि घर अब भी वहां है या नहीं। 1 घंटे की बातचीत के बाद उसने मुझे वहां ले जाने के लिए मान लिया। अगले दिन हम शहर से निकल पड़े। हमने मक्के के खेतों में 30 किलोमीटर की सड़क पार की। एक चौराहे तक पहुंचे जो कंकरीली सड़क की ओर जाता था। पहाड़ी चढ़ते मैं घर देख रहा था, हालांकि जर्जर और पुरानी। मेरा दम रुका। उसके चरम पर यह पूरे शहर का सबसे सुंदर घर होना चाहिए था। मेरी चाची ने कुछ दूर गाड़ी पार्क की। फिर जब हम बाहर निकले, जितना मैं देख सकता था, घास काटने वाली कंपनी के अलावा वहां कोई नहीं था। पेंटिंग फीकी पड़ गई थी, हर जगह मलबा था और कुछ जगहें धंसने लगी थी। अंदर जाने से पहले मैं घर के हर पहलू को देखना चाहता था। पीछे पुरानी अस्तबलों के खंडहर थे और जैसा सुना, मेरे दादा की ताकत। हालांकि घर ने समय झेला था, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। शायद कुछ विजयी घर सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन यह भी उसकी बराबरी नहीं कर पाती थी। तैयार होने पर हम पीछे से आए, फिर
दरवाजा खुलते ही हमें अंदर से एक अप्रिय गंध आई जिसने हमें चौंका दिया। हमने सोचा कि यह सामान्य था क्योंकि घर को बहुत लंबे समय से हवादार नहीं किया गया था और हमने अपनी खोज जारी रखी। समय जैसे थम गया था, जैसे समय कैप्सूल में संग्रहालय। यहां तक कि लाइट्स भी जल रही थी। मेरे बाद बताया कि मां अभी भी बिजली का बिल भर रही है सालों से। उम्मीद है कि कोई वहां रहता हो, शायद फिर कभी। कमरे से कमरे चले और मैं सोचता रहा कि इन सभी वर्षों में किसी ने मुझे इस घर के बारे में क्यों नहीं बताया। हमारी मुश्किल स्थिति के बावजूद मैं मां की मदद कर सकता था। मेरे लिए इस तरह घर छोड़ना बस अकल्पनीय था, लेकिन आखिरकार यह मेरी मां का रवैया था जो हमारे झगड़ों की वजह था। दूसरी मंजिल पहुंचते ही गंध बढ़ रही थी और मैंने कहा कि द्वारा जल्दी खत्म करें। सारे दरवाजे बंद थे, तो मैंने पहला खुला दरवाजा लिया और अंदर गया। यह कमरा शायद मेहमानों का था। फर्नीचर की हालत देखकर लग रहा था कि वे कम से कम 100 साल पुराने थे। मेरी मौसी को एक पुराना संदूक मिला जिसमें एक और फोटो एल्बम था जो पिछले वाले से भी ज्यादा पुराना था। हमने उसे अपने घर ले जाकर बाद में देखने का फैसला किया। मैं आखिरी कमरे की ओर बढ़ा। दुर्भाग्य से जैसे ही मैं दरवाजे के पास आया, बदबू और भयानक हो गई। शुरू में नहीं चाहता था, लेकिन जिज्ञासा हावी हो गई। दरवाजा खुलते ही गंध इतनी घिनौनी थी कि उसने मुझे कुछ सेकंड के लिए चक्कर में डाल दिया। एक पल में मैंने कुछ भयानक देखा। यह कोई प्राणी या इस तरह की कोई चीज नहीं थी, लेकिन एक आदमी। बिस्तर के दाहिने एक अज्ञात शरीर पड़ा था। मेरे घुटने कांपने लगे। मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल गया। मेरी चाची को मेरा व्यवहार अजीब लगा, तो उन्होंने भी उस कमरे में झांका और फिर बाहर निकल आई। हम दोनों पीछे के दरवाजे की ओर भागे जिससे हम अंदर आए थे और मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस अधिकारी ने कुछ मिनट कमरे में बिताए और फिर हमारे पास एक छोटा कागज का टुकड़ा और एक ड्राइविंग लाइसेंस लेकर वापस आया। एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा और मेरी मां के बारे में कुछ सवाल पूछने लगा। यह सब मुझे बहुत नर्वस कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि वह क्या कहना चाहता है। उसने गंभीरता से मेरी ओर देखा और कहा कि जो शव मिला था वह मेरी मां का था। मैं इस पर यकीन नहीं कर पाया, लेकिन जब उसने अपना लाइसेंस दिया, यह सच था। मेरी चाची और मैंने कई मिनटों तक रोया। हमारे बीच पुलिस ने फिर दखल दिया। क्या मुझे पता है मां ने क्यों की आत्महत्या? मैंने सोचा वह सोते में मर गई। वह एक बुजुर्ग महिला थी, लेकिन जो कागज का टुकड़ा उसने मुझे दिया था उसने इस कहानी को थोड़ी और स्पष्ट कर दिया। वह लंबे समय से उदास थी, हमारे दूर के रिश्ते की वजह से। आखिरी बार जब हमने बात की थी, कुछ बातें कही गई थी और उसे लगा कि वह माफी नहीं मांग पाएगी। अगले दिन हमारी एक झगड़े के बाद उसने एक ऐसी जगह जाने का फैसला किया जहां वह हमेशा जाती थी। वह खुश थी। वह कहती थी कि उसे नहीं पता था कि वह अकेले क्या करेगी। घर की खराब हालत उसके लिए बस बहुत ज्यादा थी। आखिरी वाक्य में कहा कि यह मेरी वजह से नहीं था और मुझे पहले जैसा जीना चाहिए। समाप्त करने से पहले बस अलविदा मां। कुछ हफ्तों बाद इस दुखद खबर को अपने करीबी लोगों को बताने के बाद मैंने परिवार को बुलाया। मैंने घर की हालत और मेरी मां पर इसका कितना असर हुआ देखा, तो मैंने इसे सुधारने के लिए धन जुटाने का प्रस्ताव रखा। मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करना चाहता था। इस त्रासदी से कुछ सकारात्मक किया। उन्हें विचार पसंद आया। फिर मैंने काम शुरू किया। 2018 की वसंत के पहले दिन मुझे हाल ही में पुनर्निर्मित व्हीलर हवेली की पहली यात्रा का सौभाग्य मिला। यह दिन और भी अच्छा होता अगर मेरी मां मेरे साथ यहां होती। हमारे मतभेद चाहे जो हो, वही थी जिसने मुझे प्रेरित किया और जिसने इसे मुमकिन किया। मैं टेक्सास में पैदा हुई, बड़ी हुई और अब भी वहीं रहती हूँ। मैं शिकारी परिवार से हूँ। यह हमारे परिवार की एक परंपरा है। मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ तब हुआ जब मैं 25 साल का था। ये 2005 की बात है। मेरे पिता को अभी अभी फेफड़ों के कैंसर का पता चला था और यह खबर सुनकर मेरा पूरा परिवार टूट गया था। मेरे लिए मेरे पिता और मैं बहुत करीब थे। उस समय मेरी अन्य व्यक्तिगत चीजें थीं
और मुझे लगा कि मुझे अपना मन खाली करना चाहिए। कुछ दिनों के लिए अकेली एक तरह के शिकार यात्रा पर जाते हुए मैं कैंपिंग का सामान तैयार कर रही थी, साथ ही अपनी मार्लिन 336 जो मेरे पिता ने मेरे 18वें जन्मदिन पर मुझे दी थी। अगर मैं थोड़ी भावुक हो जाऊं तो मेरे पिता अपने निदान के 3 महीने बाद ही गुजर गए थे, और आज तक मैं इस हथियार से शिकार करती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहूँगा कि यह अक्टूबर के अंत नवंबर की शुरुआत में हुआ था। मैं स्थान के बारे में बहुत सटीक रूप से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सामान्यतः मुझे यहाँ शिकार करने की अनुमति नहीं थी। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि यह मेक्सिको की सीमा के पास था। यह बाद में महत्वपूर्ण होगा। मैंने यहाँ 3 दिन कैंप करने का निर्णय लिया था, लौटने से पहले। मैं पहले भी यहाँ दोस्तों के साथ शिकार कर चुका था और जानता था कि कैसे सावधानियां बरतनी हैं ताकि पकड़े न जाएं। मुझे नहीं पता कि कोई और शिकारी सुन रहा है या नहीं, लेकिन जान लीजिए कि हम नियमों की किताब से नियमित रूप से पहुंचते थे। अगर कोई मेरी सोच या शिकार करने की आलोचना करना चाहता है तो जान लें कि मैं एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मुझे प्रकृति का बहुत सम्मान है। मैं कचरा नहीं फेंकता और हर जानवर को आनंद के लिए नहीं मारता। मैं मानता हूँ कि कुछ शिकारी हमें बुरी प्रतिष्ठा देते हैं, लेकिन मैं जो नियम नहीं मानता, सरकार का अपमान करता हूँ, शिकार का नहीं। मैंने एक बार एक दोस्त के दोस्त को मारने की कोशिश की थी क्योंकि उसने बिना कारण एक आवारा कुत्ते पर गोली चलाई थी। अगर इससे किसी को तसल्ली हो तो जान लें कि मैंने उसे उसके कृत्य के लिए सबक सिखाई थी। पहला दिन बिना किसी परेशानी के बीता, सिवाय इस बात के कि उस दिन कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। तो मैंने अगले दिन दक्षिण की ओर जाने का फैसला किया ताकि वहां अपनी किस्मत आजमा सकूं। अन्य शिकारी इस निषिद्ध स्थान को जानते थे और शायद पहले के दिनों में यहाँ शिकार कर चुके थे। जब रात करीब आ रही थी, मैं अपनी चाची के पास खड़ा था, आकाश में तारों की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि क्या मेरे पिता और मैं फिर कभी साथ में शिकार कर पाएंगे। तभी अचानक मैंने सुना कि कोई धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से मेरी ओर आ रहा है। यह कई कारणों से चिंताजनक था। मुझे पता है कि सामान्यतः मुझे इन परिस्थितियों में एक कैंप फायर जलाना चाहिए था, लेकिन यह व्यक्ति बिना टॉर्च के अंधेरे में चल रहा था, जिसका मतलब है कि उनके पास कोई नाइट विजन उपकरण था जो उन्हें फायदा दे रहा था। मैं चिंतित थी क्योंकि अगर वह मुझे इन पेड़ों के बीच से देख रहा होता तो उस समय मैं सोया हुआ दिखता। असल में मैं अपने स्लीपिंग बैग पर एक कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था, क्योंकि मुझे स्लीपिंग बैग में बंद होने से घुटन महसूस होती है और ज्यादा हिलडुल नहीं सकता। लेकिन यह एक अच्छी बात थी क्योंकि मैं जल्दी से उठ सकता था और कुछ मुझे बता रहा था कि मेरे पास निर्णय लेने के लिए कुछ ही सेकंड थे। मैं एक तरफ लुढ़क गया और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने सामने के पेड़ों से एक चमक देखी। मेरे पीछे की जमीन पर गोली के कारण मिट्टी के छींटे पड़ रहे थे जो मेरे पास ही लगी थी। जैसे ही मैंने और गोलियों की आवाज सुनी, मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। मेरे ट्रक के यात्री साइड की खिड़की एक गोली से टूट गई। मैं अपने ट्रक के पीछे शरण ली और अपनी जेब में रखी पिस्तौल निकाल ली। फिर मैं ट्रक के नीचे जाकर उस दिशा में कुछ गोलियां चलाने लगा जहां से गोलियां आ रही थीं। मैं कई कदमों की आवाजें सुन सकता था जो उस जगह से दूर जा रही थीं, लेकिन मैं अपनी स्थिति बनाए रखा, इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि मेरी नाइट विजन उपकरणों वाली थ्योरी सही हो सकती है। 2 गोलियों से ज्यादा नहीं बची थी और मैं लगभग पूरी रात अपने ट्रक के नीचे अपने पिस्तौल के साथ अंधेरे की ओर निशाना साधे रहा, जब तक कि सूरज उग नहीं गया और वातावरण को रोशन नहीं कर दिया। मैं धीरे धीरे अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला, अपना सारा सामान जितनी जल्दी हो सके समेटा और तुरंत वहां से चला गया। बाद में जब मैंने इस स्थिति को दोस्त को समझाया तो उसने कहा कि वह जानना चाहता था कि मैं कहाँ जा रहा था। मैक्सिकन कार्टेल ने इस जगह का इस्तेमाल ड्रग्स और इंसानों की तस्करी के लिए किया था ताकि उन्हें चुपचाप सीमा पार करवाया जा सके। मेरा दोस्त खुद एक मैक्सिकन प्रवासी था और उसके परिवार में कार्टेल के लोग थे। मैंने उस पर पूरी तरह से भरोसा किया। आखिरकार मुझे लगा कि मैं आसानी से बच निकला हूं, लेकिन अगर मैं अपने स्लीपिंग बैग में होता तो मुझे कोई शक नहीं कि गोली मुझे लग जाती। बाकी दिनों में मैं शिकार के लिए निर्धारित क्षेत्रों में ही रहता था। कुछ चीजें जोखिम उठाने लायक नहीं होती। मैं टेक्सास के एक बड़े शहर में रहता हूँ। मेरा अपार्टमेंट एक अच्छे इलाके में है
लेकिन सुरक्षा हमेशा सुनिश्चित नहीं होती। कभी कभी गेट खुले रह जाते हैं और हम आसानी से प्रवेश का कोड प्राप्त कर सकते हैं। शायद 3 साल में 2 बार कार चोरी या अन्य चीजों के खोने की शिकायतें आई थीं। कुछ लोग दरवाजे दरवाजे जाते हैं जबकि यह मना है। इस खास शुक्रवार को मैं लगभग 2:30 पर सोने गया। किसी अजीब कारण से इन दिनों मुझे नींद की समस्या हो रही थी, इसलिए अक्सर मैं सोने के लिए एक पॉडकास्ट लगाता था, लेकिन अक्सर मैं खटखट की आवाज से जाग जाता था। ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर के पड़ोसियों में से कोई शोर कर रहा था, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे आदत थी कि मेरे पड़ोसी सप्ताहांत में देर तक जागते रहते थे। 20 मिनट बाद मैंने देखा कि शोर बेहद दोहरावदार हो गया था और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो मैंने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की ताकि मैं पहचान सकूं कि यह क्या हो सकता है और यह कहां से आ रहा था। अचानक एक ख्याल आया। असल में यह आवाज मेरे अपार्टमेंट के सामने के दरवाजे से आ रही थी। मैं उठी और अपनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। हाँ, मैं उस आवाज को साफ साफ पहचान सकती थी। ताला हिल रहा था, जैसे कोई बहुत तेजी से हैंडल को घुमा रहा हो। मैं सुन सकती थी कि कोई व्यक्ति ताले में कोई वस्तु डाल रहा था और पूरी ताकत से उसे हिला रहा था। तो मैं कमरे की तरफ दौड़ी, मेरे कमरे में मौजूद तिजोरी की ओर। मैंने अपना 355 निकाला, SIG। मैंने इसे एक खाली गोली और 14 असली गोलियों से लोड किया, फिर दरवाजे की ओर बढ़ा, जहां मैंने ताले को हिलते और खुलते देखा। मैंने तुरंत अपना हथियार दरवाजे की ओर तान दिया, यह जानते हुए कि अगर कोई अंदर आता है तो मुझे 1 सेकंड के हिस्से में निर्णय लेना होगा। मैंने सोचा कि अगर कोई अंदर आने में सफल होता है तो मैं उन्हें जाने का एक मौका दूंगा। अगर वह आक्रामक तरीके से व्यवहार करता तो मैं गोली चला देता, या सवाल किए बिना, या शायद बाद में। फिर भी मुझे याद आया कि मैंने जो खाली गोली लोड की थी वह एक अच्छा बचाव और खासकर ब्लफ का तरीका था। इससे मुझे कीमती सेकंड जीतने में मदद मिल सकती थी। वास्तव में इसे रखने से मुझे एक घातक टकराव से बचने में मदद मिल सकती थी, लेकिन तभी मैंने अपना विचार बदल दिया। मैंने सावधानी से ताले के छेद से झांका। मैंने 3 एशियाई लोगों को देखा, 2 पुरुष और 1 महिला। वे तीनों हुडी पहने हुए थे, जिससे उनके चेहरे पहचानना मुश्किल हो रहा था। उनके हाथों में कुछ वस्तुएं थीं, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि क्या। वे आपस में बहुत बातें कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि वे दरवाजा क्यों नहीं खोल पा रहे हैं, जबकि उन्होंने अब तक बाहर का ताला बहुत आसानी से खोल लिया था। असल में यह औरत ही थी जो इतनी जोर से बोल रही थी कि उसे इमारत के प्रवेश हॉल में भी सुना जा सकता था। वह दूसरी भाषा में बोल रही थी और जो मैंने समझा वह था ब्ला ब्ला ब्ला, अपार्टमेंट 250, ब्ला ब्ला ब्ला। वह इसे कई बार दोहरा रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ कैसेट प्लेयर हो। क्या वह नीचे है या गलत अपार्टमेंट में? लेकिन यह असंभव लग रहा था, क्योंकि अन्यथा उनके हाथ में चाबी होनी चाहिए थी, न कि एक ताला खोलने का उपकरण जैसा कि वर्तमान में था। मैंने अपनी चाबी की कभी नकल नहीं बनाई और न ही कभी किसी को दी थी। और फिर दूसरी बात यह थी कि न केवल नंबर 250 मेरे अपार्टमेंट का नंबर नहीं था, लेकिन यह नंबर मेरे इलाके में कहीं भी नहीं था। मैं दरवाजे से पीछे हटा और एक झाड़ू का डंडा लिया और दरवाजे पर जोर से मारा ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि दूसरी तरफ कोई है। वे तुरंत भागने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को बुलाऊं या नहीं, और मैंने ऐसा नहीं किया वे वापस आने तक। मुझे पता था कि किसी के आने में बहुत समय लगेगा और उनका पीछा करना बहुत खतरनाक था। मेरे पास उन्हें वर्णित करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी। अगले दिन मैंने फिर भी पुलिस और इमारत के रखरखाव के जिम्मेदारों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने मुझे बताया कि यह इतना असामान्य नहीं था, लेकिन वे पुलिस प्रमुख को सूचित करेंगे ताकि कुछ रातों के लिए इमारत की निगरानी की जा सके। इस घटना के बारे में कभी कोई फॉलो अप नहीं हुआ और अब तक ऐसी कोई और घटना नहीं हुई है। इमारत में किसी और ने और न ही आसपास के लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव किया था, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि वे अजीब लोग वापस आएंगे। लेकिन एक एहतियात जो मैंने बरती है वह है एक आधुनिक ताला खरीदना, जिससे दरवाजे को अंदर से बंद किया जा सकता है, भले ही मैं घर पर न हूं। ताला ही मुझे रोक रहा था। यह सोचना पागलपन है। मैं नहीं जानता कि ऐसी स्थिति में हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं शांत रही। ईमानदारी से मुझे पता है कि मैं खुद का सही तरीके से बचाव करने के लिए तैयार होती, लेकिन इससे कुछ अच्छा निकाल सकती हूं। मैंने सही किया है
और अब मैं अकल्पनीय के लिए तैयार हूँ।